गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मेरे चैनल @विलेज स्टडी 1999 में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज है। सब कोई बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चैप्टर का नाम है त्रिभुज यानी अध्याय। अध्याय का नाम है त्रिभुज। इसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं यानी त्रिभुज कहते हैं। और बोर्ड में देखा कीजिएगा, जिस प्रकार हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बात को फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि समझ में आए कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज होता क्या है, बोर्ड में देखा कीजिएगा सब कोई ध्यान से। तो बताओ, त्रि मतलब क्या होता है बाबू? तीन। अब भुज मतलब क्या होता है? भुजा। बोर्ड में देखा करें, यानी वैसा आकृति जिसमें त्रि मतलब तीन, तीन गो भुजा हो, तीन गो कोण हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज का प्रकार भी होता है कोण के आधार पर भी और भुजा के भी आधार पर। ये हम 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं कि कोण के आधार पे होता है, और बाद भुजा के आधार पे होता है। तीन तीन प्रकार का होता है, यानी टोटली त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का। उस बात को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है कि त्रिभुज का प्रकार क्या है, त्रिभुज का परिभाषा क्या है, समझ में आ रहा है? भुजा के आधार पर कितना है, कोण के आधार पर कितना है, इस बात को हम यहाँ पे नहीं जानेंगे। समझ में आया? आज जब हम 9th क्लास पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक शब्द पढ़ाए थे, सर्वांगसम। क्या पढ़ाए थे बाबू? सर्वांगसम। यहाँ पे हम सर्वांगसम भी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सर्वांगसम भी नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? समरूप। क्या पढ़ेंगे बाबू? समरूप। तो बोर्ड में देखा कीजिएगा, चैप्टर का नाम तो है त्रिभुज, लेकिन हमको त्रिभुज के बारे में बस इतना ही कि तीन गो भुजा होता है, तीन गो कोण होता है, इसके प्रकार के बारे में हमको नहीं जानना है, ठीक है ना। तो इसमें मेन हेडिंग क्या है, तो बोर्ड में देखा कीजिएगा त्रिभुज में मेन हेडिंग क्या है। जिस प्रकार हम 9th क्लास में सर्वांगसम पढ़े थे, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? समरूप। तो सब कोई ध्यान से देखेगा, सब कोई क्या देखेगा बाबू? ध्यान से देखेगा कि समरूप और सर्वांगसम है क्या, समरूप और सर्वांगसम है क्या, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? एक तरफ लिख दे रहे हैं समरूप, क्या लिख दे रहे हैं बाबू? एक तरफ लिख दे रहे हैं सर्वांगसम, एक तरफ लिख दे रहे हैं समरूप और एक तरफ लिख दे रहे हैं सर्वांगसम। बोर्ड में देखा कीजिएगा सब कोई, ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से देखिएगा, अब इसको तोड़िएगा तो क्या लिखो, तो बताओ? सर्वांगसम। सर्वांगसम, तो सर्वा का मतलब क्या होता है? सभी। इसको तोड़िएगा तो सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसम। तो बताओ इसमें अंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसमें सम आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? सम। तो सभी अंग समान, यानी एक लाइन में बोला जाए, वैसी दो आकृतियां जिसमें सभी अंग समान हो। जिसमें क्या हो? सभी अंग समान हो। समान का मतलब क्या कह सकते हैं बाबू? बराबर हो। कैसी आकृतियां? दो गो आकृतियां होना चाहिए। को गो आकृतियां बाबू? दो आकृति। वैसी दो आकृतियां जिसमें सभी अंग, एक एक अंग समान हो, एक एक अंग बराबर हो, उसको हम सर्वांगसम कहते हैं। वैसी आकृतियां को क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। अंग बराबर हो। अब त्रिभुज का अंग कौन होता है? तीन को अंग होता है। एगो तो भुजा होगा, एगो सॉरी दो होता है, एगो भुजा होगा, एगो क्या होगा? कोण। यानी जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं त्रिभुज का, एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? त्रिभुज का। किसका ले लेते हैं बाबू? त्रिभुज का। एक त्रिभुज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक डी हो गया, ई हो गया, और क्या हो गया? एफ हो गया। तो बोर्ड में देखा करे, हमने दो त्रिभुज लिया, अब इसका सभी अंग बराबर होना चाहिए। मतलब एक देखिएगा, इस त्रिभुज में तीन गो कोण है कि ना है? इस त्रिभुज में कौ गो कोण है? इसमें भी कौ गो है? तीन गो है कि ना है? यानी दोनों आकृति में तीन तीन कोण है। तो यदि हम इसका मान लेते हैं 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए। बोर्ड में देखा कीजिएगा, इसको मान लेते हैं 40, तो 7 4 11। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180। तो 70 है 40 110 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए?
70, तभी तो 180 पुगेगा। तो अगर ये कोण 70 माना तो ये कोण 40, तो ये भी 40 होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए 70। तो बताओ तो अंग बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे कह सकते कि एंगल ए बराबर एंगल डी के, एंगल बी बराबर एंगल ई के, और एंगल सी बराबर एंगल एफ के। और साथ ही साथ अगर ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ये भी कितना होना चाहिए, और इसको 7 मानते तो ये भी कितना होना चाहिए 7। यानी एक लाइन में बोला जाए, ये 9th क्लास का टॉपिक है, इसको एक बार रिवीजन करा रहा है ताकि तुमको समझ में आए। हमको मेन फोकस है किस पे के देना, समरूप पे। सर्वांगसम से मतलब ही ना है, लेकिन कहीं कहीं आएगा तो समझ में आना चाहिए। हमने बोला कि सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग सम। देखा दे सर्वा अंग सम, सर्वा अंग सम, तो सर्वा का मतलब सभी, अंग का मतलब अंग, और सम का मतलब सम, यानी सभी अंग बराबर हो, सभी अंग बराबर हो। देख तो त्रिभुज में दुइये को अंग है, जिस तरह हम लोग के शरीर में हाथ है सर एगो अंग हो गया, पैर है सर एगो अंग हो गया, वैसे क्या कहते हैं उसके बाद पेट है सर एगो अंग हो गया। मेरी बातें समझ में आ रहा है। अगर दो आदमी को खड़ा करो, एक जैसा होगा तभी तो उसको बोलेंगे एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो कोनो मोटा हो कोनो पतला हो, उसको सर्वांगसम हम बोल सकते नहीं। सभी अंग बराबर होना चाहिए। देख इसका 5 है तो इसका 5 है, यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी के। देखो तो दोनों कितना डिग्री के बराबर है 70, दोनों का मान 70 है कि ना है। एंगल बी बराबर के कर बाबू एंगल ई के, दोनों के कर बराबर है 40 के, बोलो है कि ना है सर। एंगल सी बराबर के कर बाबू एफ के, बोलो के कर बराबर है 70 के। तो बताओ तो इसका जो अंग है, इस त्रिभुज का अंग ए बी सी है, इस त्रिभुज का अंग डी ई एफ है, बताओ दोनों बराबर है कि ना, शर्त पालन कर रहा है कि नहीं। ये नहीं, अब एगो अंग हुआ त्रिभुज में, दो गो अंग कोण और एगो भुजा, तो हमने कोण को न किया सेम उसी प्रकार। देखो इसका अंग लोगे ए बी, बताओ अभी भुजा लिया तो इसका अंग कौन है डी, बताओ तो दोनों बराबर होगा। और दोनों कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। बोर्ड में देखा कर, हम एंगल को ए लिखते हैं और भुजा को क्या लिखते हैं एस। एस माने साइड होता है, एस माने साइड होता है। अब तुम बताओ इधर बीसी लिखोगे तो बीसी के कर बराबर एफ के, कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 6। अब तुम बताओ एसी के कर बराबर डीएफ के, बताओ कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो बताओ तो यहाँ पे कोण भी बराबर है और यहाँ पे भुजा भी बराबर, तो बताओ सभी अंग बराबर हुआ कि ना हुआ। तो जिस दो आकृतियां में सभी अंग बराबर होगा उसी को कहते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम करने के लिए 5 नियम होता, हमने 9th क्लास में पढ़ाया था। कौन नियम होता है 5। पहला नियम एस ए एस होता है, बोलो पढ़ाए थे, एकदम पढ़ाए थे सर। दूसरा होता है ए एस ए होता है, तीसरा होता है ए ए एस होता है बाबू। और आपको मान लो चौथा एस 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 होता है, और 5वां क्या होता है आर एच एस। एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल, हिंदी में कहेंगे कोण और हिंदी में कहेंगे भुजा। तो भुजा कोण भुजा नियम, इसको कहेंगे कोण भुजा कोण नियम, इसको कहेंगे कोण कोण भुजा नियम, इसको कहेंगे भुजा 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 नियम। आर का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कोण, और एस का मतलब होता है साइड, ये भुजा। तो बताइए 5 गो नियम बताए थे कि नहीं बताए थे। तो सर्वांगसम का मतलब होता है, यानी सर्वांगसम बोर्ड में देखिएगा सभी अंग बराबर होता है। यानी अब हम ये भी बताए थे यदि कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका अंग हम सीपीसीटी से बराबर कर सकते हैं। बोर्ड में ये हम बातें बताए थे कि जो दो आकृतियां सर्वांगसम है इसका मतलब उसका अंग भी अपने आप बराबर हो जाएगा। कैसे? सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। ये 9th क्लास का बात है। यानी सर्वांगसम में कोण भी बराबर होता है और भुजा भी बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, कोण भी बराबर होता है, भुजा भी बराबर होता है। ये पूरा 9th क्लास का जो 7 चैप्टर हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्री का, ये पूरा निष्कर्ष है। अभी मत सोचो कि जितना हम लोग 2-3 महीना 9th क्लास का 7 चैप्टर पढ़े थे पूरा विस्तार से, नहीं, ये तो बातें हम बताए थे बाबू।
आपको आगे भी पढ़ना है। आपका कंपटीशन कुछ नहीं है, 7, 8, 9 और 10 है। बार बार बता रहे, जो मैट्रिक निकलेगा, जो नौकरी का तैयारी करेगा, वो कंपटीशन पढ़ेगा, उसको फिर से 7, 8, 9, 10 ही पढ़ना पड़ेगा, फिर से सर्वांगसम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे तू 9th क्लास में सर्वांगसम 3 महीना लगा दिया था पढ़ने में, 2 महीना लगा दिया था, वो एक दिन मोड़वा देगा। इतना ही का फर्क होता है कंपटीशन और 9th क्लास में। 9th क्लास 10th क्लास में सिद्ध किया जाता है, वहां पे डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अब बताओ कहाँ 2 महीना का क्लास और कहाँ 1 दिन का क्लास। 1 दिन का क्लास उसी को समझ में आएगा जो अच्छा से 2 महीना का क्लास किया है, अन्यथा नहीं आने वाला। क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, ये मत सोचिएगा कि 9th क्लास जैसा 8th क्लास जैसा आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा विस्तार से, पूरा लंबा क्लास कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ऊपरे झापरे शॉर्ट पर बताएगा, एगो क्लास में बताएगा जैसे यहाँ पे बताया था। और आप लोग हमसे सर्वांगसम पढ़िएगा तो 1.5 से 2 महीना लगा होगा, यहाँ पे आधा घंटा 10 मिनट में और आ गया। अब बोर्ड में देखा कीजिएगा समरूप क्या होता है। ये 9th क्लास में है, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे समरूप के बारे में। केकर बारे में बाबू? केकर बारे में? समरूप के बारे में। अब बोर्ड देखिएगा समरूप क्या है। हम बार बार बोलते हैं कि हर एक शब्द का मतलब उसी में छिपा होता है, हर एक शब्द का मतलब उसी में छिपा होता है। जैसे इसमें छुपा था सर्वांग सम, यानी सभी अंग सम। सर्वांग सम देख इसी में छुपा हुआ, यानी सभी अंग सम है, उसी को बोलते हैं सर्वांग सम। अब इसी में छुपा हुआ देखा दे सम और रूप, यानी सम प्लस रूप से बना है कथी बाबू? समरूप। दोनों में फर्क हो, यानी वैसी 2 आकृतियां जिसमें रूप एक हो, वैसी 2 आकृतियां बोर्ड में देखा कीजिए, आप फेयर में डाल सकते इसी तरह रोक के वीडियो। वैसी 2 आकृतियां, वैसी 2 आकृतियां जिसका रूप क्या हो बाबू? जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो उसे कहते हैं समरूप, उसको कहते हैं समरूप। अब रूप समान हो, आइए इसका आकार बराबर, अंग समान हो, इसमें क्या फर्क है? अंग समान का मतलब बोर्ड में देखा कीजिएगा, हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर बोला जाए, इधर देखा कीजिएगा मेरे बात को देखिएगा। दूसरा कोई किताब है इसके अलावा? हाँ दो, वो किताब दो बाबू, ये अर्थव्यवस्था वाला किताब दो। ये देखो बाबू, दोनों का रूप एक है, ये भी किताब ये भी किताब, इसको हम समरूप बोल सकते हैं, सर्वांग सम। कोई कहेगा क्यों? ये मोटा है ये पतला है। सर्वांग सम उसी को बोलेंगे जिसका सभी अंग बराबर हो। अंग बराबर नहीं है, रूप एक है। अंग बराबर नहीं, रूप एक है। तो जिसका सिर्फ और सिर्फ रूप एक हो, रूप एक हो, एगो चेहरा, जैसे तू लड़की है, तू बाबू खली के समरूप हो सकता है। खली कितना चौड़ा है कि ना है? तू शाहरुख खान के समरूप हो सकता है, वो भी आदमी तू भी आदमी, वो भी मोटा है तू छोटा है। तो छोटा बारा से मतलब नहीं है, रूप से मतलब है। जिसका रूप एक हो, जिसका रूप एक हो उसको क्या बोलेंगे? समरूप। और जिसका अंग बाबू बराबर हो, रूप भी एक हो और अंग भी बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे? सर्वांग सम। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे एक लाइन में इसका एग्जांपल देखेंगे, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहला सकते हैं? बोल, हय और हय त्रिभुज सर्वांग सम कहला सकते हैं? कहला सकते हैं। इसका अंग छोटा और इसका अंग बड़ा है, ध्यान मन दीजिए, इसका अंग नहीं दीजिएगा आप समझिएगा, इसका अंग छोटा और इसका अंग बड़ा है। कहां से हो गया इस सर्वांग सम? समरूप का साइन ये होता है, इसको हम समरूप बोलते हैं। जिस प्रकार प्लस को ऐसे लिखते हैं, माइनस को इस तरह लिखते हैं, तो समरूप को इस तरह लिखते हैं, और सर्वांगसम को इस तरह लिखते हैं। ये सर्वांगसम का साइन है। तो सर्वांगसम वही होगा जिसका रूप सभी अंग बराबर होगा, और समरूप वो होगा जिसका केवल और केवल क्या बाबू एक हो, रूप एक हो। क्या हो? क्या ये सर्वांगसम हो सकता है? बोलो, हो सकता है। क्या इसका अंग बराबर है? नहीं है सर, इसका अंग बराबर, एगो के छोट अंग है एगो के छोट अंग है एगो के, तो अंग बराबर नहीं है। अगर इसको शायद हम 4 सेंटीमीटर मारेंगे तो देखिए दुगुना 12 7 हो सकता होगा। तो अंग बराबर हुआ? नहीं हुआ, अंग बराबर नहीं हुआ। बोर्ड में देखा करे, तो जिसका अंग बराबर नहीं हो लेकिन रूप एक हो,
उसको बोलते हैं समरूप। और जिसका बाबू अंग भी बराबर हो और रूप भी एक हो, रूप एक हो, ये नहीं कि कब त्रिभुज जो है वृत्त के सर्वांग होगा, ऐसा हो सकता है। रूप भी एक हो और अंग भी बराबर हो, उसको बोलते हैं सर्वांग सम। केवल और केवल रूप एक हो, अंग से मतलब ना है, उसको बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? क्या ये बातें समझ आए? सर्वांग करने के लिए बाबू कोण बराबर होना चाहिए और क्या बराबर होना चाहिए? भुजा, क्योंकि सभी अंग बोला है बराबर, सभी अंग बोला है बराबर। अब एक बात बताना, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, हम ये बार बार बताते फिर से समझाते हैं और ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग है? सर्वांग है सर, एक बात बताना। लेकिन अब बताइए, क्या ये दोनों सर्वांग है? लेकिन क्या ये दोनों सर्वांग है कि समरूप? यानी इससे ये पता चला कि जो आकृति समरूप होगा वो आकृति सर्वांग सम नहीं होगा। देखिए समरूप है लेकिन क्या सर्वांग सम है? सर्वांग सम होने के लिए सभी अंग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या इसका अंग बराबर है? तो क्या इस सर्वांग सम है? सर्वांग सम? नहीं है सर, सर्वांग सम नहीं है। लेकिन क्या समरूप है? तो क्या पता चला? जो आकृति समरूप होगा ना वो सर्वांग सम नहीं होगा। देखिए समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सर्वांग सम है? ये समरूप होगा? एकदम होगा। अरे भाई साहब, सिर्फ बोला रूप एक हो तो इसका भी तो रूप एक है। यानी ये पता चला कि जो आकृति सर्वांग सम होगा वो समरूप भी होगा, लेकिन जो समरूप होगा वो सर्वांग सम नहीं होगा। ध्यान से सुना करे, जो सर्वांग सम होगा वो समरूप हो सकता है, लेकिन जो समरूप होगा वो सर्वांग सम नहीं हो सकता। क्या ये बातें बताए? समझ आया? आप डायरेक्ट इस तरह से फेर में उतार सकते हैं ताकि आपका क्या हो बाबू, रिवीजन हो। अब बोर्ड में देखा कीजिएगा। कहाँ देखा कीजिएगा? बोर्ड में देखा कीजिएगा। जिस तरह सर्वांग करने के लिए 5 नियम होता है, यहाँ पे इसको करने के लिए 3 नियम होता है। समरूप करने के लिए पहला नियम बोर्ड में देखा कीजिएगा। पहला नियम क्या होता है? ध्यान से सुनेगा। चलो, अब हमने यहाँ पे बताया कि सर्वांग तब होगा जब भुजा का कोण बराबर और भुजा बराबर। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को और समझिएगा। यहाँ पे एक लाइन में बोलिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर एक बात बताओ, हाँ, ये जो रेखा नीचे हो गया और ये बताओ कितना डिग्री बना रहा है? 90। सीधा पाही कितना डिग्री बनाएगा? अब बताओ ये कितना डिग्री बनाएगा? ये भी 90। यानी छोटा बड़ा से नहीं होता है। अब कहिएगा एक लाइन में बोला जाए, हम भी जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, तू भी खड़ा होगा तो 90 डिग्री बनाएगा, गाछ भी खड़ा होगा तो 90 डिग्री बनाएगा, मीनार भी खड़ा होगा तो 90 बनाएगा, टावर भी खड़ा होगा तो 90। यानी छोटा बड़ा से फर्क नहीं है। बोलो समझ आया? तो सेम इसी तरह ही मत सोचिएगा इसका एंगल अलग बनेगा तो इसका एंगल अलग बनेगा, नहीं, एंगल समान बनेगा। लेकिन अलग क्या है? तो भुजा। क्या एक जैसा हो सकता है? भुजा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सेम उसी तरह देखिएगा, अगर इसको 60 मानते हैं तो ये भी 60 हो सकता है, इसको भी 60, चाहे इसको हम मान लेते हैं 70, तो ये भी कितना हो सकता है? 70। बोलो 7 6 13, तो कितना होना चाहिए? 50 ना, तो ये भी 50 हो जाएगा बाबू। एंगल समान होगा। एंगल क्या होगा? समान। यानी सर्वांगसम हो या समरूप हो, आपको होने के लिए एंगल समान होना चाहिए। सर्वांगसम भी कहता है हम तब सर्वांगसम होंगे जब कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सेम उसी तरह समरूप कहता है हम तब समरूप होंगे जब कोण आपस में क्या होगा? हमने इसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया बाबू? DE और F नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? DE और F। तो बताओ A बराबर D है कि ना है? बोलो, A बराबर D है कि ना है? सर, बोर्ड में देखा करो। A बराबर D कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। आप फेयर में ज्यों कहते हैं उतार सकते हैं। बताओ B बराबर E होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। कितना डिग्री? 70। बताओ C बराबर F होगा कि नहीं होगा? कितना डिग्री? 50 डिग्री। कितना डिग्री?
यानी कोण बराबर, यहाँ भी कोण बराबर हो रहा था, यहाँ भी कोण, लेकिन भुजा बराबर नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सर सर्वांगसम कहता है कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजा भी, लेकिन समरूप जानते हो क्या कहता है? बोर्ड में देखा कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ पे सब कोई ध्यान से देखिएगा, इस भुजा का मान 1 है, इस भुजा का मान 2 मान लिया। बोर्ड में देखा कीजिएगा, इस भुजा का मान 2 है, इस भुजा का मान 4 मान लिया। इस भुजा का मान देखिए, इस समरूप का साइन है, किसका साइन है? इस भुजा का मान 3 है, इस भुजा का मान 6 मान लिया। बताओ तो बाबू, क्या ये बराबर है सभी भुजा? तू देख भी सकता है, ये छोटा है तो इसका शायद दुगुना हो सकता है। समझ में आ रहा है? हम अंदाजे में अब ना के स्केल से मापने लगे। अरे भाई वैसा बात नहीं, हम समझाने के लिए इसको क्या किए हैं, माने हुए हैं। बोर्ड में देखा कीजिए, का भुजा का मान समान है समान? नहीं है सर। तो एक बात बताना, फिर से दोहराते हैं, सर्वांगसम कहता है कोण बराबर भुजा बराबर, लेकिन समरूप कहता है केवल और केवल कोण बराबर। और दूसरा का होता है, ये पहला नियम है, दूसरा होता है इसका तो दोनों नियम कह रहे हैं कि कोण भी बराबर होगा और भुजा भी। बोलो, कोण भी बराबर होगा और भुजा भी, कोण बराबर होगा और भुजा भी, लेकिन यहाँ पे समरूप में कहता है केवल और केवल कोण बराबर होगा और यहाँ पे भुजा बराबर नहीं होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा और यही पढ़ते रहना है, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर डाइन रहेगी और समझ में। बोर्ड में जब पढ़ा रहे तो बोर्ड में ध्यान दे, हाला कर रही है सब क्लास में बैठ के, इधर देखा कर ध्यान से। सर्वांगसम में जो होता है कोण भी बराबर होगा और भुजा भी बराबर होगा, लेकिन समरूप में केवल और केवल क्या बराबर होगा बाबू? कोण बराबर होगा, भुजा बराबर नहीं होगा। भुजाओं का अनुपात, कौन भुजाओं का? ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताना, संगत भुजाओं का। संगत किसको बोलते हैं? जैसे हमने ये हाथ लिया, हमने बताया था, अंगूठा अंगूठा को तोपेगा, तर्जनी, इसको, इस अंगुली को क्या बोलते हैं? तर्जनी। तर्जनी तर्जनी को तोपेगा। तो बताओ, अंगूठा अंगूठा का संगत हुआ, तर्जनी तर्जनी का। इधर मिडिल फिंगर, कौन फिंगर? मिडिल। इसको क्या, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। ये वाला फिंगर को क्या बोलते हैं? ये वाला को रिंग। तो रिंग रिंग के, और ये इसको स्मॉल फिंगर बोलते हैं। यानी जो जिसको तोपेगा वही उसका क्या कहलाएगा? संगत। तो अगर तुम इस त्रिभुज को उठाकर इसको तोपेगो तो रखोगे इसके ऊपर, इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो सोच, ए बी केकरा तोपेगा? डी के। समझ आ रहा? एंगल ए केकरा तोपेगा? डी के। तो जौन जेकरा के तोपेगा उहे क्या कहलाएगा? संगत। क्या कहलाएगा? तो संगत कोण तो बराबर होता है, तुम उसको उठा के देखोगे तो बताओ, ए किसको तोपेगा? डी को। बी किसको तोपेगा? नहीं तोपेगा, लेकिन बी ई के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? सी के कर पास, एफ के, तो ये संगत कहलाएगा। तो यहाँ पे सर्वांगसम में कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर, लेकिन समरूप में केवल और केवल क्या बराबर? क्या बराबर? दूसरा का कहता है ना कि भुजा ना बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर। यानी जो संगत भुजा है, बताओ इस त्रिभुज का ए बी भुजा लेते हैं, कौन भुजा लेते हैं? ए बी। अब बताओ, ए बी का संगत कौन होगा? तोपोगे तो कौन संगत होगा? डी होगा। कौन होगा? इसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। देखिए, इसका मान 1/2 आएगा। ए बी का मान 1 है और डी का मान 2 है। बोर्ड में अगर बीसी लोगे, क्योंकि बीसी केकरा का तोपेगा? ई एफ के। ध्यान से सुनिएगा, तो बीसी का मान 2 होगा। बीसी का मान 2 है कि ना है? ई एफ का मान कितना है? इसको भी काटोगे तो 1/2 आएगा। 1 क्या आएगा? 2 आएगा। अगर तीसरा का देखे, इसका एसी ले तो हो एसी, तो इसका क्या लेना पड़ेगा? डीएफ। तुम बताओ, एसी का मान कितना है? 3। इसका मान कितना है? 6। 1/2। यानी देखो तो सबका मान 1/2। यानी दूसरा का नियम क्या कहता है सर? बोर्ड में देखा कीजिएगा, ये समरूप का साइन है कि ए बी बटा डी, क्योंकि सबका मान 1/2 1/2 है, तो सब आपस में बराबर न है। 1 ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। ये दूसरा का नियम है। बोर्ड में देखा कीजिएगा, बोर्ड में देखा कीजिएगा, ठीक है ना? आप लोग इसको क्या कीजिएगा, देखिए, तब तक हम आते हैं 1 मिनट ना चाहिए ना। ठीक ठीक है, चलिए, इसके लिए सॉरी, ध्यान से देखिएगा आप लोग बोर्ड में, ठीक है ना? बोर्ड में देखा कीजिए। तो सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ? आप देखिएगा, देखे थे यहाँ पे देखो, भुजा बराबर था,
यहाँ पे कोण बराबर था, आप मिलाइएगा, यहाँ भी a बराबर d, यहाँ भी a बराबर, यहाँ भी b बराबर a, यहाँ भी b बराबर, यहाँ भी c बराबर f, यहाँ भी c बराबर, यानी सर्वांक्षण समरूप में एक तो है सेम बाबू, कोण क्या रहेगा, कोण क्या रहेगा, लेकिन देख सर्वांक्षण में कह रहा है भुजा बराबर, ए बी का मान डी के बराबर, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ए बी और डी का अनुपात, यहाँ पे देखिए बीसी के कर बराबर, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बीसी और ए एफ का अनुपात, अनुपात माने बट्टा, अनुपात माने यहाँ पे एसी बराबर डी एफ, ये बराबर नहीं है अनुपात। तो अब देखते यहाँ पे बोला गया संगत भुजा क्या होता है बराबर, यहाँ पे बोला गया संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो ये दो नियम होता है। फिर से सर्वांगसम कहता है सर दो त्रिभुज समरूप तब दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहलाते हैं जब कोण बराबर संगत आदुसार का संगत भुजा बराबर, समरूप तब कहलाते हैं जब पहला नियम संगत कोण बराबर होगा और दूसरा का नियम संगत भुजा बराबर नहीं होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो क्या ये समझ आया? सर्वांगसम क्या है, समरूप क्या है, समझ आया? इसका भी तीन नियम होता है, जैसे यहाँ पे नियम है, तीन नियम होता है। पहला नियम है क्या, इधर देखा कीजिएगा, ए होता है, दूसरा का एस 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 होता है, तीसरा का एस ए एस होता है। जो ए तीन गो ए है उसको हम दो गो ए भी बोल सकते हैं, इसको हम सिद्ध करके बताएंगे। जो जहाँ पे तीन गो ए है उसको हम दो ए भी बोल सकते हैं। तो समरूप करने का तीन नियम होता है, सर्वांगसम करने का 5 नियम होता है, ठीक है ना। सर्वांगसम कहता है सभी अंग बराबर, आया समझ में। और समरूप क्या कहता है बाबू, रूप बराबर अंग। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, बोर्ड में जगह नहीं हम बोल देते, आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ आया। नोट में डालकर नीचे लिखिएगा, नोट में इस तरह से डाल दीजिएगा, फेयर एकदम करना। आपको सामने सर्वांगसम और समरूप रहेगा, समझ आया, तो आपको फायदा करेगा, समझता है कि आपको पता चलेगा कि सर्वांगसम क्या है और समरूप क्या है। तो नोट में नीचे डालिएगा, देखे जो आकृतियां, एक बार हम बोल देते उसमें रहेगा, ठीक है। जो आकृतियां सर्वांगसम होगी वो समरूप भी होगी, लेकिन जो आकृतियां समरूप होगी वो सर्वांगसम नहीं होगी, समझ आया। जो सर्वांगसम होगा उस समरूप होगा, लेकिन जो समरूप होगा उस सर्वांगसम नहीं होगा। क्या ये बातें समझ आया? तो हम आशा करते हैं कि ये बातें सब किसी को समझ आया होगा। चलिए हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। चलिए आओ आप लोग मिटाओ, आप दो किताब दो, प्रश्नावली 6.1 निकालो। प्रश्नावली 6.1। चलिए हम आशा करते हैं कि समरूप और सर्वांगसम आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए प्रश्नावली अब 6.1 देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रश्नावली 6.1 बताओ। पहला प्रश्नावली 6.1 में बोला है सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। तुम बताओ सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? सभी वृत्त सर्वांगसम की समरूप? समरूप होते हैं। क्या आंसर लिखिएगा? समरूप। ये भी भैया ये क्वेश्चन पूछता है। अब तुम बताओ रे, सभी वृत्त अगर सर्वांगसम बोलते तो क्या सभी वृत्त एक समान होगा? कौनो छोट होगा तो कौनो बड़ होगा। तो क्या सर्वांगसम हो सकता है? क्या होगा? हम बोलेंगे सभी आदमी सर्वांगसम होते हैं? नहीं। हाँ, सभी मर्द समरूप हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम, क्योंकि क्या सभी मर्द जो एक समान है? नहीं, क्योंकि सर्वांगसम उसी को बोलेंगे जिसका सभी अंग बराबर। तो क्या बताओ, ये वृत्त बनाओगे, जैसे ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, क्या तुम बताओ ये सर्वांगसम हो सकता है? इसका आकार कुछ अलग, इसका आकार, रूप एक है, रूप, तो ये समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सभी वर्ग क्या होता है? तुम्हें उससे उसी तरह सभी वर्ग सर्वांगसम कभी हो सकता है? कोई वर्ग छोटा होगा, कोई वर्ग, तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। आप लोग भर लीजिएगा। अगला पॉइंट नंबर 3, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप
या डैश डैश समद्विबाहु या समबाहु। अब एक बात बताओ, कौन सा त्रिभुज है जो समरूप हो सकता है, समद्विबाहु या समबाहु? बताओ तेजी, समद्विबाहु या समबाहु? समद्विबाहु या समबाहु, कौन त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? समबाहु। समबाहु का मतलब जिसका सभी भुजा बराबर, जिसका सभी भुजा बराबर। बोलो समझ आया? कोण भी क्या होता है? बराबर। अब देखिएगा 4 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन जो हमने अभी कंसेप्ट बताया, बुक में देखा करे 4 नंबर क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है कि यहाँ पे हम लिख के बता रहे हैं। आपको तब समझ में आएगा जब हम पढ़ाते तो आप बुक खोल के बैठे, आपको तब समझ में आएगा जब आप क्या कीजिएगा, बुक खोल के, कि हम बोलेंगे बुक में देखे तो बुक में आप लोग देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं डैश डैश। देखो अभी लिखा है, नियम 2 को बताए। पहला नियम, उनके संगत कोण क्या होते हैं? बताओ, बराबर। हमने अभी बताया संगत कोण, तो बताओ क्या भराएगा? बराबर हो, तथा दूसरा का उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात में हो। क्या दोनों बातें हमने बताया? ये शायद समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है, जिसे हम बोलेंगे आदमी का उदाहरण दो, तो राम और श्याम ये उदाहरण हो गया। तो सेम इसी तरह उदाहरण समरूप आकृतियां देना है। कौन आकृतियां देना है? कौन आकृतियां? समरूप आकृतियां का क्या देना है बाबू? बताओ तो। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हमको किताब में दिया तो हम बता दे रहे। आपको खाली फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, ये सब क्वेश्चन थोड़े है। समरूप आकृतियां का आप एग्जाम्पल दे दीजिए। तो बताओ तो, ये त्रिभुज, बताओ ये आकृति हुआ कि ना हुआ? उदाहरण त्रिभुज होगा। दूसरा का ये वृत्त, यानी सभी वृत्त भी समरूप होंगे, सभी त्रिभुज भी। उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ? तो एक में त्रिभुज लिख सकते, एक में वृत्त, एक में वर्ग। नहीं समझ आया? दूसरा का देखिएगा, दूसरा का नंबर बोला ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। ऐसी आकृतियां जो समरूप हो, तो समरूप किसे बोलते हैं? जिसका रूप क्या हो? एक हो। तो समरूप नहीं हो मतलब एगो त्रिभुज होगा तो एगो वृत्त होगा। क्या समरूप है? नहीं है। एगो त्रिभुज होगा तो एगो वर्ग हो सकता है। क्या समरूप है? ये सब क्वेश्चन पूछा गया। बातें समझ आया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन? ये 2 नंबर क्वेश्चन था। 2 का 1 नंबर, 2 का 2 नंबर। अब क्वेश्चन आ रहा है कितना नंबर? कितना नंबर बाबू? अब कितना नंबर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। कितना नंबर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 बोला है, देख चित्र इसका बोला है। पहले सबसे पहले चित्र बनाते हैं। बोलो तो, ये एस हो गया, ये आर हो गया, है ना बाबू? ये क्यू है, ये पी है, पी क्यू आर एस है। इसका 1.5 सेंटीमीटर बोलो दिया है। बोलो इसका भी कौन सेंटीमीटर? इसका भी कौन सेंटीमीटर? 1.5। इसका भी कौन सेंटीमीटर? 1.5। एक और आकृति दिया है, देखा दे। मोबाइल मारा है बाबू, देखिएगा ध्यान से। एक और दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और क्या दिया है? डी दिया है। यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ सबका मान का दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और बोलो दिया है। कोई बता सकता है ये कौन चतुर्भुज हम पढ़ाए थे चतुर्भुज के प्रकार में 9th क्लास में, जिसका चारों भुजा हो समानांतर आमने सामने की भुजा बराबर। यहाँ पे चारों भुजा सम चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। जिसका चारों भुजा बराबर हो सम, और जिसका चारों भुजा बराबर भी हो आप प्रत्येक कोण 90 बने, उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ढंग आएगा तब कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, हमको ये बताना ये दोनों आकृतियां समरूप है कि नहीं, तो हमने अभी बताया। तुम एक बात, हमको अनुपात लेना पड़ेगा। जिसे हम एस पी उठाते हैं, अब इस त्रिभुज को उठाइएगा और इस पे रखिएगा, तो बताओ ये जो एस पी है इसी को ना तोपेगा। ध्यान से सुनेगा, तो एस पी का अनुपात हम ए डी का लेते हैं, चाहे ऐसे हम करते हैं। चलो रखिएगा, तो बताओ ए बी केकरा है ना तोपेगा, यानी पी क्यू केकरा का तोपेगा? ए बी को तोपेगा। बोलो तो बताओ पी क्यू का मान कितना? 1.5। ए बी का मान कितना? 1.5 दूना 3 होता है। 1.5 दूना 10 हटेगा तो 30 आएगा। 15 दूना देखते इसका भी मान 1/2 का आया, 2 आया। अगर अब बताओ, अब जो क्यू आर है वो केकरा के तोपेगा? BC को।
क्यू आर केकरा के तोपेगा, जौन तोपेगा ओकरे अनुपात बनाएंगे भाई साहब। तो बताओ क्यू आर, तो क्यू आर का मान 1.5 है और उसका भी मान 3 है, अभी भी कितना आया बताओ। आर एस केकरा के तोपेगा, सी डी को बोलो तोपेगा, आर एस केकरा के तोपेगा, इसका भी मान 1.5 है, अब बटा 3 कटेगा तो कितना आएगा। अब बताओ एस पी केकरा का तोपेगा, डी ए को तोपेगा, तो बताओ 1.5 बटा कितना हो गया। तो हमने अभी बताया बाबू, दो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोण बराबर और भुजाओं का अनुपात बराबर, भुजा बराबर नहीं भुजाओं का अनुपात बराबर, तो ये दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगे बाबू, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, क्या ये बोलो बातें समझ आया कि नहीं। इसमें क्वेश्चन देख पूछबो किया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो बताओ हम बोलेंगे समरूप है कि नहीं है, एकदम समरूप है। ये भी चतुर्भुज और ये भी चतुर्भुज है, इनका भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज, बस हमको इतना ही बताना था। हम इतना नहीं लिखते तो चलता, हम लिख देते कि, लेकिन आपको समझ में हम लिख देते कि सीधे कि दोनों आकृतियां समरूप है। आंसर समाप्त। बोलो समझ आया कि नहीं समझ आया। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।